ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर या एनआरसी। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर या एनआरसी। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, उसके सोर्सेज, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां, विटामिन ए, उसकी डेफिशिएंसी वाला जेरोथैल्मिया, उसके प्रिवेंशन का प्रोग्राम, फिर बी3 डेफिशिएंसी या पेलेग्रा, ट्रेस एलिमेंट्स, डाइटरी ऑक्सीडेंट्स, फिर हमने आयरन पढ़ा था, उसकी डेफिशिएंसी वाले न्यूट्रिशन एनीमिया, प्रिवेंशन के लिए एनीमिया भारत पढ़ा था, फिर आयोडीन डेफिशिएंसी वाला आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और उसके कंट्रोल के लिए प्रोग्राम, फिर फ्लोरीन पढ़ा था, उसी के तहत एंडेमिक फ्लोरोसिस और नालगोंडा टेक्निक भी पढ़ा था हमने। फिर जिंक, प्रोटीन असेसमेंट मेथड्स पढ़ी थी हमने, क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज, फिर लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एसेंशियल फैटी एसिड्स, बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, फिर डाइटरी गोल्स और उसी के तहत प्रूडेंट डाइट पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था माल न्यूट्रिशन और उसके तहत हमने पढ़ा था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और उसी के अंदर हमने पढ़ा था क्वाशियोरकर और अमेरिस्मस में डिफरेंस। और इसी के तहत हमने देखा था कि भैया इनके पेशेंट्स को एनआरसी में भर्ती करते हैं। तो उसी के लिए हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एनआरसी या न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। ठीक। अब ये सारे प्रीवियस टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें प्लेलिस्ट में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। अब भाई न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है क्या, पहले तो ये समझते हैं। ये ना एक फैसिलिटी बेस्ड यूनिट है, यानी कि एक फैसिलिटी है या सेंटर है। सेंटर जैसे पढ़ा ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब फैसिलिटी बेस्ड यूनिट्स होती हैं। तो वैसे ही ये भी एक सेंटर है, हेल्थ सेंटर, दैट इज न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां पे हम मेडिकल और न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि दवाइयाँ वगैरह और इलाज वगैरह भी होता है, साथ में न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी केयर प्रोवाइड की जाती है। मतलब अगर माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं तो उनको खान पान पे ध्यान दिया जाता है, उनको वापस से नरिशमेंट दिया जाता है। तो यह ये जो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये एक फैसिलिटी बेस्ड यूनिट है जिसमें मेडिकल और न्यूट्रिशनल केयर दी जाती है। किसको? मुख्यतः सैम के बच्चों को या सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बच्चों को। और कौन से बच्चों को? मुख्यतः 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं जिनमें मेडिकल कंडीशंस होती हैं, और सैम वाले बच्चे, सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे, उनको एनआरसी में मेडिकल और न्यूट्रिशनल केयर दी जाती है। इसे बताता हूँ, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेक्टर क्या होता है? फैसिलिटी बेस्ड यूनिट है जहाँ पे मेडिकल और न्यूट्रिशनल केयर दी जाती है सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बच्चों को जो कि 5 साल से कम है, और साथ में उनको अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो। ठीक। तो ये तो हो गया भाई न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं। कौन कौन सी सर्विसेज एनआरसी या न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रोवाइड की जाती हैं? तो भाई देखो, मेडिकल कंडीशन है हमने कहा था, तो जो भी मेडिकल कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन है उनको ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। उसके अलावा 24 घंटे केयर दी जाती है और मॉनिटरिंग की जाती है बच्चों की। ठीक है, बच्चों को जितनी भी सेवाएं चाहिए वो सभी दी जाती हैं, और साथ में उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है कि बच्चा धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेक्टर में दी जाती है दैट इज थेरेपेटिक फीडिंग। क्या होती है ये अभी आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, दैट इज थेरेपेटिक फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक। उसके अलावा यहाँ पे देखो, 24 घंटे जो केयर एंड मॉनिटरिंग है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको दिख रहा है आईपीडी सर्विसेज, यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट की सर्विसेज होती हैं कि भैया बिस्तर होते हैं जहाँ पे आप माँ और बच्चे दोनों को भर्ती करते हो। माँ और बच्चे को क्यों? क्योंकि बच्चों को अकेला थोड़ी छोड़ोगे कि छोटू सा बच्चा 5 साल से कम उम्र का, बोलेगा जाओ बेटा अस्पताल में भर्ती हो जाओ, मम्मा घर पे है, ऐसा थोड़ी होगा ना। माँ और बच्चे दोनों के लिए बेड दिए जाते हैं।
तो माँ और बच्चों के लिए आईपीडी की सुविधा होती है, पेशेंट डिपार्टमेंट की। वहाँ पे उनकी जाँच होती है, माँ और बच्चे दोनों की, और अगर न्यूट्रिशनल केयर चाहिए तो वो भी दी जाती है। ऐसे ही एक और सर्विसेज़ दैट इज़ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ थेरेपेटिक फीडिंग क्या होती है? थेरेपेटिक फीडिंग होती है कि भैया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बच्चे हैं, माल नरिश बच्चे हैं, तो उनको थेरेपेटिकली चीज़ें खिलाई जाती हैं। हम आगे जाके देखेंगे F75 डाइट होती है, F100 डाइट होती है। ये एक्चुअली दी जाती है अलग-अलग फेजेस में बच्चों को। तो ना ये देने के अलावा इनको बनाना कैसे है वो भी सिखाया जाता है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में। तो वही आगे लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड, वही F75 F100 इनको बनाना कैसे है, लोकली अवेलेबल अफोर्डेबल फूड से, यानी कि जो आप ही के शहर में आप ही के एरिया में अवेलेबल हैं उन खाद्य पदार्थों से, और जो कम पैसों में अवेलेबल है उनसे कैसे आप एनर्जी डेंस फूड, यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ F75 या F100 को कि उनमें अच्छी खासी एनर्जी कैलोरीज मिल जाए, वो कैसे बनाना है वो भी एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। देख रहे हो? तो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है कि कैसे एनर्जी डेंस फूड को आप लोकली अवेलेबल अफोर्डेबल फूड से बना सकते हो। दिख रहा है? ऐसे आपको बनाना भी सिखाया जाता है कि कैसे आप बना सकते हो। ठीक? तो वही जो माएँ हैं, जो बच्चे जो बीमार बच्चे हैं, सेववियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन या मालनरिश बच्चे हैं, उनकी जो माएँ हैं और उनके साथ जो आ रहे हैं, उनको सिखाया जाता है कि भाई आप ऐसे बना सकते हो। उसके अलावा काउंसलिंग भी की जाती है कि भैया एप्रोप्रिएट फीड क्या होती है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है माँ और बच्चे का। तो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे काउंसलिंग करके सिखाया जाता है कि क्या-क्या खिलाना है बच्चे को, क्या-क्या नहीं खिलाना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करके रखना है, इन सब की भी काउंसलिंग की जाती है। उसके अलावा सेंसरी स्टिमुलेशन, इमोशनल केयर ये तो प्रोवाइड की ही जाती है क्योंकि 24 घंटे केयर और मॉनिटरिंग की सुविधा है, तो ये सारी केयर्स भी प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा ना सोशल असेसमेंट भी किया जाता है फैमिली का। वो जो माँ और बच्चे हैं, उनकी फैमिली को भी असेस किया जाता है सोशली कि क्या वजह रही होगी कि बच्चा मालन्यूट्रिशन या मालनरिश्ड हो गया, ठीक? तो सोशल असेसमेंट भी किया जाता है फैमिली का। उसके अलावा ना फॉलो अप केयर भी दी जाती है कि भले ही बच्चा डिस्चार्ज हो जाए एनआरसी से, उसके बाद भी फॉलो अप एक्टिविटी रखी जाती है। या तो उनको बुलाया जाता है कि भैया आप एनआरसी आ जाओ समय-समय पे, या फिर होम विजिट्स की जाती हैं आशा या आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा कि भाई बच्चा ठीक-ठाक है कि नहीं, बच्चे का वज़न ठीक-ठाक है कि नहीं, ये सब जाँच करने के लिए। ठीक? तो ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती है न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में। अब ना हमने ये तो देख लिया कि न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है, कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, मगर एक सवाल उठता है, जो वाइवा का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वो है कब भर्ती करोगे एनआरसी में? क्राइटेरिया क्या है भाई साहब एनआरसी में भर्ती करने का? तो एडमिशन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वाइवा का, थ्योरी का, कि न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में बच्चे को कब आप भर्ती करोगे? व्हाट इज द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर? मुख्यतः 3 है। कौन-कौन से? देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस देखते हैं। अब याद है हमने ये पीएम वाला जो वीडियो किया था, इससे पहले वीडियो जो किया था पीएम वाला, उसमें आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने पीएम का वीडियो देखा था और उसमें हमने फिर एमयूएसी या मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि एमयूएसी किससे नापते हैं? हम एमयूएसी नापते हैं शाकिर स्टेप से। ये होता है शाकिर स्टेप, है ना? यही देखा था ना हमने? तो एमयूएसी हमको देखना है कि एमयूएसी कितना है। अब शाकिर स्टेप आपको याद है 3 भागों में विभाजित था। ये जो ग्रीन होता था ये तो भैया ठीक-ठाक न्यूट्रिशनल स्टेटस है। ये जो येलो होता था माइल्ड टू मॉडरेट मालन्यूट्रिशन होता था, और जो रेड वाला होता था ये सीवियर मालन्यूट्रिशन होता था, है ना? तो 11.5 से कम वाला रेड होता था और सीवियर मालन्यूट्रिशन, 11.5 से 12.5 येलो होता था जिसको कि माइल्ड टू मॉडरेट मालन्यूट्रिशन कहते थे, और 12.5 से ज्यादा वाला ग्रीन होता था कि सेटिस्फैक्टरी न्यूट्रिशनल स्टेटस होता था। तो एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ एनआरसी के तहत एमयूएसी या मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जब आप नापते हो शाकिर स्टेप से, तो वो जब 11.5 से अगर कम आ रहा है तो आप कहोगे कि भैया इसको भर्ती करना है।
विद और विदाउट एनी ग्रेड ऑफ एडिमा, यानी कि एडिमा है नहीं है कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम मिल रही है, यानी कि जब आप शाकिस टेप से नाप रहे हो तो ऐसा रेड वाला जो विंडो होती थी उसमें अगर रेड वाला आ रहा है 11.5 से कम आ रहा है, मतलब समझ जाओ सीवियर माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा है, भर्ती करना ही है एनआरसी में। ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम है। सेकेंड क्राइटेरिया कि जो वेट फॉर हाइट है बच्चे का वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम है। मतलब जो भी बच्चे की हाइट है उस हाइट के हिसाब से जो नॉर्मल वेट होना चाहिए बच्चे का, उसमें भी हमने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कम किया। उससे भी कम है अगर बच्चे का वेट फॉर हाइट, तब हम कहेंगे कि भैया उसको न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिशन कराने की जरूरत है। ठीक, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या हो गया कि वेट फॉर हाइट अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम है, तब आप कहोगे कि इसको भर्ती करना है। यहाँ भी विद और विदाउट एनी ग्रेड ऑफ एडिमा, की एडिमा है नहीं है हमको कोई मतलब नहीं। अगर वेट फॉर हाइट जो है वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम है तो भर्ती कर दो भाई साहब। फिर तीसरा क्राइटेरिया कि ना आपको पिटिंग टाइप एडिमा मिलता है दोनों ही तरफ, यानी कि ये दिख रहा है आपको ऐसा पिटिंग टाइप एडिमा आपको अगर मिल रहा है, साथ में अगर बाकी चीजें भी मिल रही हैं, तब आप भर्ती करोगे। अभी बाकी चीजें क्या है, बाकी चीजों में आपको भूख कम लगती है, बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चे को हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या होता है कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड 95 डिग्री फ़ारेनहीट से भी अगर कम है बच्चे का टेम्परेचर, तब आप कहोगे कि हाँ भैया इसको भर्ती कराने की जरूरत है क्योंकि हाइपोथर्मिया हो गया है। तो भूख कम लग रही है, बुखार आ रहा है, हाइपोथर्मिया है, उसके अलावा लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, हाइपोग्लाइसीमिया है, सीवियरली डिहाइड्रेटेड है बच्चा, बच्चा सीवियरली एनीमिक है, सीवियर निमोनिया है अगर बच्चे को, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एकदम पड़ा रहता है, एपैथिक है, अनकॉन्शियस है बच्चा, तो ऐसी कंडीशंस भी हैं अगर एडिमा के साथ, तो भी आपको बच्चे को भर्ती करना है। ठीक, तो एडमिशन क्राइटेरिया में ये सारी चीजें तो है, मुख्यतः ना आपको 3 चीजें याद रखनी है। वो क्या है, एक मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम है। सेकंड, वेट फॉर हाइट जो है वो 3 - 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम है। और तीसरा, इडीमा है दोनों ही तरफ, यानी कि बायलेटरल पिटिंग टाइप इडीमा दोनों ही तरफ है, तो आपको उसको भर्ती करना है। अब यार सवाल ये उठता है इसको याद कैसे करेंगे कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कब करते हैं एडमिशन। याद करना है तो कर लो, मैं सिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखो, एनआरसी में अगर आपको बच्चे को एडमिट करना है तो एनआरसी में कौन से बच्चे को एडमिट करते हैं, माल नरिश्ड बच्चे को एडमिट करते हैं, है ना। माल नरिश्ड बच्चे को ये तो आप उसमें भर्ती करोगे एनआरसी में, है ना। तो माल नरिश्ड बच्चा यानी कि देखो आगे आपका एम, एम फॉर मालनरिश्ड बच्चा, मालनरिश्ड बच्चे को आपको एडमिट करना है, तो अब इस एम से सीधा सीधा तो ये एम ही आ जाएगा, तो एम से क्या हो जाएगा, एम यू ए सी, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। अब अगर इसी एम को आप उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा आपका डब्लू, तो डब्लू से क्या हो जाएगा, वेट फॉर हाइट हो जाएगा। कि वेट फॉर हाइट अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है तब भर्ती करना है। और वहीं अगर इसी एम को आप टेढ़ा बस करोगे तो बन जाएगा क्या आपका, इसी ये जो आपका एम है इसको अगर आप टेढ़ा कर दोगे तो बन जाएगा आपका ई, तो ई से क्या हो जाएगा, इडीमा हो जाएगा। तो इडीमा अगर बायोलेटरल पिटिंग इडीमा है और बाकी सारी चीजें उसके साथ, तो भी आप इसको भर्ती कर दोगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि एनआरसी में एडमिशन कराने के लिए एम सीधा सीधा रख दो तो एम यू ए सी, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम, उसको उल्टा कर दो तो डब्ल्यू हो जाएगा, तो वेट फॉर हाइट -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम है, और अगर उसको टेढ़ा कर दो तो ई, यानी कि बायोलेटरल पिटिंग एडिमा बाकी चीजों के साथ मिल जाएगा, तब आप उसको बच्चे को एडमिट करोगे एनआरसी में। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, याद रहेगा। तो एडमिशन क्राइटेरिया तो भाई साहब ये हो गया। अब आपने ना एडमिट तो कर दिया, अब एडमिट करने के बाद क्या करना है, तो एडमिट करने के बाद ना हम सैम का मैनेजमेंट या सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट शुरू करते हैं, या यहाँ पे सीधी सीधी बात है हम थेरेपेटिक फीडिंग शुरू करते हैं। थेरेपेटिक फीडिंग यानी कि हम
उसको खिला तो रहे हैं, पर क्यों खिला रहे हैं? उसको ठीक करने के लिए खिला रहे हैं। उसका माल न्यूट्रिशन जो है वो ठीक करना है, उसको नरिश करना है बच्चों को, तो इसीलिए इसको थेरेपेटिक फीडिंग कहते हैं। अब थेरेपेटिक फीडिंग के तहत मुख्यतः 3 फेजेस होती हैं। एक होती है स्टेबलाइजेशन फेज, एक होती है ट्रांजिशन फेज और एक होती है रिहैबिलिटेशन फेज। तो पहले तो आपको ये 3 नाम याद रखने थेरेपेटिक फीडिंग में: स्टेबलाइजेशन फेज, ट्रांजिशन फेज और रिहैबिलिटेशन फेज। ठीक, तो ये तो 3 फेजेस हो गए। तीनों में हम करते क्या क्या है? स्टेबलाइजेशन फेज जो होती है वो करीब 1 से 2 दिन की होती है। ये सब कब कर रहे हैं? पहले हमने एडमिशन क्राइटेरिया देखा कि एडमिशन क्राइटेरिया के तहत सारे क्राइटेरियाज के तहत वो फिट बैठा है, तब हमने उसको भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद थेरेपेटिक फीडिंग देना शुरू किया। थेरेपेटिक फीडिंग के तहत हमने सबसे पहले स्टेबलाइजेशन फेज शुरू किया। स्टेबलाइजेशन फेज 1 से 2 दिन की होती है। उसमें हम क्या देते हैं? उसमें हम देते हैं स्टार्टर डाइट। स्टार्टर डाइट में को क्या कहती है? स्टार्टर डाइट F75 डाइट देते हैं। F75 डाइट जो होती है वो करती क्या है? वो ना न्यूट्रिशनल और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है स्टार्टर डाइट। ठीक है, बच्चा, हमने देखा था बच्चा माल नरिश्ड हो गया है, सिवियरली डिहाइड्रेटेड है, सिवियर एनीमिया है, उसको सिवियरली माल नरिश्ड है, सिवियरली डिहाइड्रेटेड है, तो हमको न्यूट्रिशनल और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हुआ है उसको वापस लाना है, इसलिए हम स्टार्टर डाइट देते हैं। अब ये जो हम F75 दे रहे हैं उसमें होता क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो F75 है, अगर हम जब पूरा बना लेते हैं तो पर 1000 ml ऑफ F75 में क्या क्या चीजें होती हैं, तो करीब 300 ml हम गाय का दूध यूज करते हैं, करीब 100 ग्राम हम शक्कर यूज करते हैं, 300 ml गाय का दूध, 100 ग्राम शक्कर और 25 ग्राम करीब वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों को मिक्स किया और बाकी बचा हुआ पूरा पानी डाल देते हैं। तो उस तरह से हम पूरा करीब 1000 ml इन तीनों को मिला के बना लेते हैं और इस तरह से आपकी बनती है F75 डाइट। तो F75 डाइट कैसे बनी? 1000 ml अगर आपको बनानी है तो 300 ml आपने गाय का दूध लिया या टोन मिल्क लिया, उसके बाद 100 ग्राम आपने शुगर या शक्कर ली, 25 ग्राम आपने वेजिटेबल ऑयल लिया और फिर बाकी जो 1000 ml आपको करना है उसके लिए आपने बाकी वाटर या पानी मिला दिया। ठीक, तो ऐसे बनती है आपकी F75 डाइट। ये आप किस में देते हो? स्टेबलाइजेशन फेज में देते हो। अगली फेज आती है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज कितनी होती है? ट्रांजिशन फेज आती है करीब 2 से 3 दिन की होती है ट्रांजिशन फेज, और इसमें हम ना कैचअप डाइट देते हैं। तो भैया देखो, शुरुआत में तो हमने स्टार्टर डाइट देखी, उसको ठीक ठाक सब कुछ बैलेंस है, न्यूट्रिशनल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह कर लिया। अब हम ट्रांजिशन फेज में ला रहे हैं उसको, तो उसमें हम कैचअप डाइट देते हैं और कैचअप डाइट के तहत हम उसको F100 डाइट देते हैं। ठीक है, तो F100 ये हम कब देते हैं? जब ना एडिमा कम होना शुरू हो गया हो, भूख वापस लौटनी शुरू हो गई हो, तब हम कैचअप डाइट या F100 देते हैं कि एडिमा कम होना शुरू हो गया है, भूख वापस लौटनी शुरू हो गई, तब देते हैं हम कैचअप डाइट। तो कब कहेंगे कि एपेटाइट वापस आनी शुरू हो गई है, भूख वापस आनी शुरू हो गई है? जब बच्चा ओरली खाने लगे, मुंह से खाने लगे, तब कहेंगे हाँ भैया भूख उसकी वापस आ रही है धीरे धीरे, अब कैचअप डाइट पे दे दो। ठीक, तो इसमें हम कैचअप डाइट या F100 देते हैं। अब ये F100 में होता क्या है? F100 की बात करें अगर हम, फिर वही, अगर F100 1000 ml हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? पहली चीज तो करीब 900 ml हम गाय का दूध देंगे या टोन मिल्क दे सकते हैं। 900 ml हमने गाय का दूध दिया, करीब 75 ग्राम हमने शक्कर दी और करीब 20 ग्राम हमने वेजिटेबल ऑयल मिलाया, और उसके बाद जितना मात्रा बची हुई है 1000 ml करने के लिए उतना हमने पानी मिला दिया। तो ऐसे बनती है आपकी F100 या कैचअप डाइट। फिर से F100 या कैचअप डाइट आपको करीब 1000 ml बनानी है तो क्या क्या करोगे? करीब 900 ml आप गाय का दूध लोगे या टोन मिल्क, फिर 75 ग्राम या 75 ग्राम आप शक्कर लोगे, 20 ग्राम आप वेजिटेबल ऑयल लोगे और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है 1000 ml करने के लिए वो आप पानी मिला के 1000 ml कर दोगे। इस तरह आपकी कैचअप डाइट बन जाएगी। ठीक, तो ये होगी कि आपकी ट्रांजिशन फेज की डाइट, दैट इज कैचअप डाइट, जो कि F100 देते हैं। और उसके बाद रिहैबिलिटेशन फेज आती है।
इसको इनिशिएट कब कर दिया जाता है कि जब बहुत सारा पूरा लगभग मेजर लॉस ऑफ एडिमा हो जाए, खूब सारा एडिमा खत्म हो जाए और रीजनेबल एपेटाइट हो जाए बच्चे की। ये कब कहेंगे रीजनेबल एपेटाइट है? ये वाइवा में पूछते हैं कि कब कहेंगे रीजनेबल एपेटाइट है। जब बच्चे को जो आप खाना खाने को देते हो करीब 90% से ज्यादा खाना वो खुद ब खुद खत्म कर दे, तब कहोगे कि हाँ भैया रीजनेबल एपेटाइट हो गई है, इसकी भूख लौट आई है, अच्छे से लौट आई है, अब ये रिहेबिलिटेशन फेज में है। तो रिहेबिलिटेशन फेज कब? जब मेजर लॉस ऑफ एडिमा देखने मिले, खूब सारा एडिमा लगभग खत्म ही हो जाए और रीजनेबल एपेटाइट उसकी लौट आए, यानी 90% से ज्यादा खाने लगे वो, तब आप उसको रिहेबिलिटेशन फेज में डाल देते हो। ठीक। अब याद कैसे करेंगे? देखो, दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ थेरेपेटिक फीडिंग में। एक तो स्टेबलाइजेशन फेज है, ट्रांजिशन फेज है। पहली चीज तो आपको जो समझनी है ना, वो ये समझनी है, बच्चा बहुत ज्यादा माल नरिश्ड हो गया है। बच्चा बहुत ज्यादा माल नरिश्ड हो गया है, तो F75 और F100 में डिफरेंस समझना है यहाँ पे। तो शुरुआत में जो आप दे रहे हो स्टार्टर डाइट जो है, उसमें ना बहुत ज्यादा उसके पचाने अचाने की क्षमता कम हो गई है, बहुत ज्यादा वीक है, वो देखा था ना हमने। इसलिए ना आप जो F75 डाइट दे रहे हो काफी पतली होगी, डाइल्यूटेड होगी। देखो ना, आपने सिर्फ 300 ml गाय का दूध दिया है, खूब सारी शक्कर दिया है आपने, 100 ग्राम शक्कर और वेजिटेबल ऑयल भी थोड़ा दिया है, लेकिन बाकी पूरा क्या है? बाकी पूरा आपने खूब सारा पानी मिला के उसको 1000 ml किया है। तो काफी पतले अमाउंट में आपने इसको बनाया है, मतलब काफी डाइल्यूटेड है ये, जिससे आसानी से पचा पाए। वहीं अगर आप F100 दोगे, F100 कब दिया आपने? जब उसकी एपेटाइट वगैरह लौट आई थी, एडिमा कम हो गया था। तो अब F100 को देखोगे ना, अच्छा खासा गाढ़ा है ये। देखो, दूध ही इसमें 1000 में से 900 ml तो आपने गाय का दूध दे दिया है, 75 ग्राम शुगर दे दी, 20 ग्राम वेजिटेबल ऑयल, और पानी देखो बहुत कम लगा होगा भैया, 900 ml तो गाय का दूध ही दे दिया है ना, तो थोड़ा सा ही पानी दिया। तो ये F100 जो होता है ना, अच्छा गाढ़ा होता है, जबकि F75 जो होता है काफी पतला होता है, क्योंकि स्टार्टर डाइट है यार, वो पाचन क्रिया बहुत कमजोर हो गई है, उसके पचाने में आसान होगा। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, इसलिए ये अच्छा F100 गाढ़ा है। ठीक। तो ये डिफरेंस तो इसमें समझ ले। अब ना सवाल ये उठता है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप स्टेबलाइजेशन फेज में कैचअप डाइट बोल देते हो, या आप ट्रांजिशन फेज में स्टार्टर डाइट बोल देते हो। एक तो कई बार ये गलती करते हो। सेकंड चीज, आप कई बार स्टार्टर डाइट में F100 बोल देते हो और कैचअप डाइट में F75 बोल देते हो। ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। या कभी कभी स्टेबलाइजेशन फेज में F100 बोल देते हो और ट्रांजिशन फेज में F75 बोल देते हो। तो ये कंफ्यूजन को खत्म करना है हमको, है ना। एक बार याद कर लो, हमेशा क्लियर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? देखो, ये है एस। एस फॉर होता है स्टेबलाइजेशन, है ना, एस फॉर स्टेबलाइजेशन फेज। ठीक है। और ये 1 से 2 दिन, यानी एक क्या होता है? सिंगल, एस फॉर सिंगल। ठीक है। वही एस फॉर, ये एस आ गया, एस फॉर स्टार्टर डाइट हो जाएगा। ठीक है। और वही एस फॉर क्या है? एस फॉर है 75। हो गया। तो ये देखो, एस फॉर स्टेबलाइजेशन फेज, एस फॉर सिंगल यानी 102 दिन, एस फॉर स्टार्टर डाइट, एंड एस फॉर 75 तो F75। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया स्टेबलाइजेशन फेज में हम सिंगल यानी 1 से 2 दिन के लिए होती है ये, और स्टार्टर डाइट देते हैं और F75 देते हैं। तो सब कुछ ऐसे हो गया। ऐसे याद कर सकते हो। तो देखो, एक याद हो जाएगी ना, तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी कि भाई इसमें एस फॉर स्टेबलाइजेशन फेज, एस फॉर F75 यानी F75 दे रहे थे, ये एस फॉर स्टेबलाइजेशन फेज और एस फॉर स्टार्टर डाइट दे रहे थे, और दूसरी डाइट और दूसरा F100 जो है वो ट्रांजिशन में देंगे। ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा भी अगर याद करना है, तो मैं दो तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एक तो है टी फॉर ट्रांजिशन फेज। ठीक है। तो वैसे ही टी फॉर 2 और T for 3, तो 2 से 3 डे के लिए। ठीक है। उसके अलावा कैचअप डाइट में भी देखो टी आ रहा है, और वही 100 जो है वो 10 × 10 = 100, ऐसे भी याद कर सकते हो। इनफैक्ट 100 को क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं, तो उसमें भी टी आ रहा है।
तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि सेंचुरी का टी यानी कि 100, कैचअप डाइट में भी टी, ट्रांजिशन फेज में भी टी और 2 to 3 डेज में भी टी। ऐसे याद कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। मैं दूसरी तरीके से याद करता था। मैं ट्रांजिशन फेज को कैसे याद करता था? क्रिकेट हम सभी देखते हैं, राइट? क्रिकेट हम देखते हैं तो हमने देखते हैं जब बैट्समैन ना 90s में, नर्वस 90s पे खेलता है तो आराम से एकदम टुकुर टुकुर करके धीरे 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 खेलता है। वहीं भाई साहब, जैसे ही इसकी सेंचुरी होती है, वैसे ही भाई साहब दे खींच खींच के मारना शुरू करते हैं। एकदम ट्रांजिशन हो जाता है उनकी बैटिंग स्टाइल में, स्ट्राइक रेट में। वो खूब खींच खींच के मारते हैं और फिर छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। ठीक है? तो बस ये कहानी ही तो आपका ट्रांजिशन फेज है कि जब बैट्समैन का 100 या फिर सेंचुरी होती है, तो फिर वो ट्रांजिशन फेज में आता है, खूब खींच-खींच के छक्के मारने की कोशिश करता है और आखिरी में जाके कैच आउट हो जाता है। तो सेंचुरी से हो गया 100, F100, ट्रांजिशन आता है बैटिंग में तो ट्रांजिशन फेज, और कैच आउट हो जाता है तो कैच अप डाइट। ऐसे भी आप याद कर सकते हो ट्रांजिशन फेज को। ठीक? तो ये मेरा तरीका है याद करने का। दोनों ही तरीके हैं, आपको जैसा पसंद हो। और इनफैक्ट ये हमने बनाना सिखाया है, यहाँ याद रखना, F75 बनाना सिखाया, F100 बनाना सिखाया, लेकिन ना ऐसे बने बनाए पैकेट्स भी आते हैं। तो इस पे भी आपको अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई ये F100 या F75 कहाँ यूज करते हैं, तो थेरेपेटिक फीडिंग में, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के ट्रीटमेंट के लिए या फिर न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जो पैकेट आते हैं, वो भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना। या इनफैक्ट अगर आपको आपके म्यूजियम में रखे हैं तो ये स्पॉट्स के जैसे भी यूज किए जा सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक? अब हमने थेरेपेटिक फीडिंग तो दे दी, इसके अलावा भी हम थोड़ा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन का सप्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे विटामिन ए देते हैं पहले दिन, दूसरे दिन, 14वें दिन। उसके अलावा विटामिन बी 12, विटामिन सी, डी और ई देते हैं। उसके अलावा फोलिक एसिड भी देते हैं, 5 मिलीग्राम देते हैं पहले दिन। उसके बाद 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से देते हैं। उसके अलावा आयरन भी देते हैं, लेकिन सिर्फ रिहेबिलिटेशन फेज में देते हैं। उसके अलावा जिंक भी देते हैं करीब 2 मिलीग्राम पर डे। उसके अलावा कॉपर भी देते हैं। इनफैक्ट अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा F75 और F100 है ना, उनके भी थोड़े से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक? तो वो भी थोड़ा-सा देख लो, याद रखना है तो आप याद रखो। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट ना कैलोरीज़ पता होनी चाहिए कितनी है, कि कितनी एनर्जी मिल रही है, और एटलीस्ट आपको ना ऑस्मोलैरिटी तो पता होनी चाहिए कि दोनों की ऑस्मोलैरिटी कितनी है। बाकी आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है? तो अगर हम F75 और F100 की बात करें, तो पर 100 ml अगर ये है, पर 100 ml, तो एनर्जी कितनी मिलेगी F75 में? करीब 75 किलो कैलोरी, और F100 में करीब 100 किलो कैलोरी। तभी तो नाम मिला है भाई साहब। F100 नाम क्यों है? क्योंकि पर 100 ml में 100 किलो कैलोरी देता है, और F75 नाम क्यों है? क्योंकि पर 100 ml में वो 75 किलो कैलोरी देता है। ठीक है? उसके अलावा प्रोटीन 75.9 देगा, जबकि 2.9 देता है। लैक्टोज 1.3 सिर्फ देगा, जबकि ये 4.2 ग्राम देता है। पोटेशियम 3.6, जबकि 5.9 मिलीमोल। सोडियम 0.6, ये 1.9। मैग्नीशियम 0.43, जबकि ये 0.73। जिंक 2.0, जबकि 2.3। कॉपर तो ठीक है, दोनों में 0.25 वहीं अगर परसेंटेज की बात करें एनर्जी की कितनी मिलती है, तो प्रोटीन से इसमें सिर्फ 5% से मिलती है, जबकि इसमें 12% से, और फैट करीब 32% एनर्जी इसको फैट के थ्रू मिलती है, जबकि यहाँ पे 53%। और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो करीब 333 होती है F75 की, और F100 की 419। तो यहाँ पे वो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको जो मैंने बताया था? F75 जो है काफ़ी डाइल्यूटेड है, F100 जो है काफ़ी कंसंट्रेटेड है। भाई ये डाइल्यूटेड है तो इसमें सारी चीज़ें कम होंगी, एज़ कंपेयर्ड टू कंसंट्रेटेड वाला F100, तो इसमें सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो सारी चीज़ें देखो, इसमें ज़्यादा-ज़्यादा है, उसमें थोड़ी-थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो थोड़ा-सा पतला-सा डाइल्यूटेड सा होता है, वो कंसंट्रेटेड टाइप का होता है, तो इसमें थोड़ी-थोड़ी ज़्यादा होगी। ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक? तो ये हमने देख लिया थेरेपेटिक फीडिंग में तीनों फेजेस, और माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। अब देखो, आपने भर्ती भी कर लिया, आपने थेरेपेटिक फीडिंग भी दे दी,
अब आप बोलोगे कि हाँ भैया बच्चा ठीक हो गया, अब डिस्चार्ज कर दो। तो सवाल ये उठता है कि कब डिस्चार्ज करोगे? तो डिस्चार्ज का भी क्राइटेरिया होता है एनआरसी में। तो डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर का? पहली चीज तो वही कि भैया जो एडीमा है पूरी तरह से ठीक हो गया हो। सेकंड चीज इज कि करीब 15% से ज्यादा वेट गेन देखने को मिल गया हो बच्चे में। तीसरी चीज कि बच्चे ने अच्छे से खाना शुरू कर दिया है एडिक्वेट अमाउंट में। ठीक है। उसके अलावा जितने भी याद है हमने बोला था मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकल कंडीशन है, तो सारी मेडिकल कंडीशंस भी अगर ठीक हो गई हैं बच्चे की, तब बच्चे को डिस्चार्ज करोगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए। फिर से सवाल ये आता है कि इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए क्या याद करेंगे? देखो भैया आपको डिस्चार्ज कब करना है? जब बच्चा जो है कैसा था? बच्चा माल नरिश था। अब बच्चा जो है माल नरिश था, तो जब उसका माल न्यूट्रिशन ठीक हो गया है तभी तो उसको आप डिस्चार्ज करोगे ना। तो फिर वही आता है एम फॉर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जब ठीक हो जाएगा तभी आप डिस्चार्ज करोगे। तो एम जो है इसको आप टेढ़ा कर दो तो ई बन जाएगा, है ना। तो जब इडीमा जो है वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो गया है या ठीक हो गया है तब डिस्चार्ज करोगे। वहीं ये जो एम है इसको उल्टा कर दो तो कितना क्या बन जाएगा? ये डब्ल्यू बन जाएगा। तो वेट गेन अगर 15% से ज्यादा हो गया है तब डिस्चार्ज करना है। वहीं वापस इसको टेढ़ा कर दो तो ई हो जाएगा। तो ईटिंग अगर शुरू कर दिया है बच्चे ने, एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड को ईट करना शुरू कर दिया है, तब डिस्चार्ज करना है। और वहीं ये जो एम था उसको एम ही रहने दो। तो मेडिकल कंडीशंस अगर उसकी सारी ठीक कर दी गई हैं तब डिस्चार्ज करना है। तो फिर वही है कि एम से ही तो पूरा आ गया। इडीमा, उसको उल्टा कर दो तो वेट गेन, टेढ़ा कर दो तो ईटिंग, उल्टा और सीधा रहने दो तो मेडिकल कंडीशंस ठीक हो गई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर एनआरसी। ठीक। तो आपने डिस्चार्ज तो उसको कर दिया, लेकिन क्या अपना काम खत्म हो गया? नहीं। अभी डिस्चार्ज करने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बचती है, दैट इज फॉलो अप। हमको ना फॉलो अप जरूर करना है बच्चे का। तो फॉलो अप में आप दो चीज कर सकते हो। पहली तो एनआरसी विजिट्स की बच्चा बढ़िया न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर पे आएगा, उसकी जांच की जाएगी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, सारी जांचें की जाएंगी। दूसरा, होम विजिट्स। आंगनवाड़ी वर्कर होम विजिट कर सकती है, आशा कार्यकर्ता होम विजिट कर सकती है। तो ये घर जाके जांच करती हैं। ये देख रहे हो बच्चे को ऐसे वेट वगैरह लेती हैं, सब कुछ देखते हैं कि भैया बच्चे का वेट सब कुछ ठीक है कि नहीं, फिर से तो नहीं गिर रहा है। तो होम विजिट्स करके भी आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं वो जाके जांच करती हैं। अब कब कब जाना है ये भी डिपेंड करता है। तो जो विजिट्स हैं वो देखो, अगर रिहैबिलिटेशन फेज में है तो हर हफ्ते करीब 1 महीने तक हर हफ्ते विजिट करनी है। वहीं उसके बाद अगर देखा जाए तो करीब 15 दिन में एक बार तो बच्चे की जांच करनी है, जब तक कि बच्चे को प्रोग्राम से रिलीज नहीं कर दिया जाता। कब रिलीज करेंगे बच्चे को? जब विजिट्स वगैरह पे भी बच्चे की हेल्थ सही लगने लगे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने पे सब कुछ ठीक लगे, तब हाँ रिलीज कर सकते हैं कि हाँ भैया बच्चे को अब प्रोग्राम से रिलीज किया जा सकता है, अब बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है। ठीक। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। अगर मैं बात करूं सवाल की तो भाई साहब स्टार क्वेश्चन है थ्योरी में। आपको थ्योरी एग्जाम में आपको न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर आने के बहुत चांसेस होते हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है इस पे, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ना एनआरसी पे आपको शॉर्ट नोट कैसा आता है, या वेरी शॉर्ट नोट या शॉर्ट नोट आता है कि एडमिशन क्राइटेरिया बता दो आप न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर का। इनफैक्ट थ्योरी में कभी कभी पटकी क्वेश्चन भी आ जाता है भाई साहब। तो पटकी क्वेश्चन क्या होता है? थेरेपेटिक फीडिंग क्या होती है ये बताओ। तो थेरेपेटिक फीडिंग वो हमने पढ़ी थी ना, F100 F75 और अलग अलग फेजेस, वो बताना है। तो ये पटकी क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर थ्योरी के हिसाब से। अब ना वाइवा में क्या पूछा जाता है? ठीक है, ये सब तो ठीक है, सर्विसेज। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का वो है एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में। एडमिशन अगर करना है बच्चे का तो क्या क्राइटेरिया? तो ये तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए।
ठीक, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन थेरेपेटिक फीडिंग क्या होती है? उसके बाद सीधा पूछ लेते हैं स्टार्टर डाइट क्या होती है और कैचअप डाइट क्या होती है? ये वाइवा में पूछ लेते हैं। उसके अलावा वाइवा में पूछ लेते हैं F75 अगर बनाना है या F100 बनाना है या क्या-क्या होता है इसमें ये पूछ लेते हैं। तो ये भी आपको बताते आना चाहिए। ठीक? उसके अलावा अगर ये आपके म्यूजियम में रखे हुए हैं पैकेट तो आपको स्पॉट्स की तरह भी पूछा जा सकता है। F75 या F100 या थेरेपेटिक फीडिंग। ठीक? वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसके अलावा वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया कितनी फेजेस होती हैं थेरेपेटिक फीडिंग में? तो तीनों फेजेस के नाम भी आपको बताते आना चाहिए। ठीक? अब देखो यार वैसे तो वाइवा में नहीं पूछते लेकिन कभी-कभार अगर वाइवा में पूछ लिया तो आपको बताते आना चाहिए F75 और F100 को क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि 75 किलो कैलोरी और 100 किलो कैलोरी और एटलीस्ट ऑस्मोलैरिटी तो आपको पता होनी चाहिए 330 मिलिऑस्मोल और 419 मिलिऑस्मोल पर लीटर। तो ये तो एटलीस्ट बताते आना चाहिए वाइवा के लिए। डिस्चार्ज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट फिर से वाइवा के लिए कब करोगे डिस्चार्ज तो वो चारों चीजें जो हमने पढ़ी थी वो बताते आना चाहिए ठीक तो इतनी चीजें एटलीस्ट वाइवा के लिए अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं देखो जो मुझे लगता है वो भी मैं बता देता हूँ कि किस पे सवाल आ सकते हैं तो एडमिशन क्राइटेरिया पे भाई साहब आपको एमसीक्यू आ सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक तो एडमिशन क्राइटेरिया पता होना चाहिए थेरेपेटिक फीडिंग पे आपको एमसीक्यू आ सकता है या फिर सीधा बोल देंगे स्टार्टर डाइट पे आपको एमसीक्यू आ सकता है या कैचअप डाइट के नाम से आपको एमसीक्यू आ सकता है या F75 के नाम से आपको एमसीक्यू आ सकता है या F100 के नाम से आपको एमसीक्यू आ सकता है या इमेज बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे आपको एमसीक्यू आ सकता है थेरेपेटिक फीडिंग में बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं इसलिए इसको तो अच्छे से याद करना उसके अलावा आपको एमसीक्यू ना इसकी एटलीस्ट पूरा अगर नहीं याद कर रहे हैं ना तो कितने किलो कैलोरीज ये बहुत बेसिक सा है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो दूसरा ऑस्मोलैरिटी ये दो चीजें तो एटलीस्ट याद कर लेना बाकी कर सको तो बहुत अच्छी बात है एमसीक्यू के लिए डिस्चार्ज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए इसको भी याद कर लेना फॉलो अप विजिट पे अगर आ जाएगा तो वीकली कब कितनी करोगे रिहेबिलिटेशन फेज में इस पे सवाल आ सकता है ठीक तो इतनी चीजें हैं जो आपको न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर या एनआरसी और उसी के तहत थेरेपेटिक फीडिंग या फिर F75 और F100 के बारे में पता ही होनी चाहिए थैंक यू